हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हम इन्वायरमेंट का दूसरा मैराथन लेकर आए हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट मैराथन आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जाकर उसको देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। हम लगभग 400 प्लस क्वेश्चन पूरा करने वाले हैं। 3 वीडियो आएगा, ये सेकंड, इसके बाद कल एक वीडियो और आएगा। तीनों वीडियो में जितने भी पूर्वावलोकन क्वेश्चन हैं, चाहे वो पीसीएस में हैं, मैक्सिमम पीसीएस के ही हैं, पीसीएस के हैं, आरओ के हैं, और ये आपके ये आईएएस के भी उसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबको ही मिक्स करके हम यहाँ पर लाते हैं। जितने भी क्वेश्चन देख सकते हैं सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो यहाँ पर ये कर लीजिए, ये आपको बहुत ही बेनिफिट देगा पेपर में। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? क्या कर रहा है? इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो वो कौन सा है? आपका बायो जैव मंडल रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व। आप पूछ सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे होते हैं जहाँ पर आपका, जैसे आपका मान लीजिए ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको बनने के लिए 3 प्रोसेस चाहिए। आपका जल चाहिए, जल मंडल, याद रखिए, जल मंडल, स्थल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, 3 मिलकर आपका जैव मंडल बनाते हैं। जैव मंडल की आवश्यकता क्यों पड़ी? सरकार ने जैव मंडल को लाया क्यों? देखिए, क्योंकि मनुष्य जैसे जानवरों के साथ मनुष्य के भी क्रियाकलाप आपके बाधित ना हो, इसीलिए जैव मंडल का कॉन्सेप्ट लाया गया कि जो मनुष्य है अपना परंपरागत कार्य करता रहे और जानवरों को भी सुरक्षित किया जा सकते। इसीलिए सरकार ने जैव मंडल रिजर्व की अवधारणा प्रस्तुत की। इतना तो आप याद रखिए। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जैव विविधता शब्द को किसने लाया था, किसने बताया था कि ये जैव विविधता शब्द भी होता है? तो याद रखिएगा, रोजेन रोजेन नाम के एक वैज्ञानिक थे, मतलब राष्ट्र पर्यावरणविद थे, कुछ भी थे। तो ये इन्होंने कहा था 1985 में इन्होंने जैव विविधता शब्द को लाया था। कब? 1985 में। ये भी पूछ सकता है कि जैव विविधता जो शब्द है ये पहली बार एक्सप्लेन कब किया गया? काफ़ी मतलब बड़े पैमाने पर ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक्सप्लेन कब किया गया? तो वो याद रखिएगा, वो डेट 1992 है। रियो डी जनेरियो वाला जो सम्मेलन हुआ था, कौन सा? रियो डी जनेरियो वाला जो सम्मेलन हुआ था, उसी में जैव विविधता शब्द को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया था, बताया गया था कि हाँ, जैव विविधता शब्द भी इस तरह के होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आपका हो गया। इसी रिलेटेड क्वेश्चन आपका आईएएस में भी पूछा है, तभी हमने ये क्वेश्चन भी ले लिया है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक निम्नलिखित में से किस एक स्थान की स्थापना करने में निहित? तो वही जो हम वहाँ पर इसका आपका एक्सप्लेन किए, मतलब परिभाषा दिए, पर डिफिनीसन दिए, वही आपका यहाँ पर कह रहा है कि जैव विविधता में क्या होता है। ये वो जैव विविधता में एक जैव मंडल रिजर्व बनाया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, इसमें क्या है? मनुष्य साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति, मतलब यहाँ पर यह बताया गया है कि जानवर भी सुरक्षित रहे और मनुष्य का जो परंपरागत जीवन चलता है, जो जंगलों से लकड़ी काटते हैं, फल लाते हैं वहाँ से, और भी अपने आर्थिक चीज़ें करते हैं, वो भी बने रहे। इसीलिए आपका जैव मंडल रिजर्व की स्थापना की गई। किसकी? बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना किसके थ्रू? जैव विविधता के लिए, और ये इसी में आता है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई, इसीलिए। चलते हैं नया देखते हैं। यहाँ पर देखिए कहा गया है, जैव विविधता को निम्नलिखित में से किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? जैव विविधता होती क्या है? तो जैव विविधता यहाँ लिखा गया, विविधता क्या लिखा गया? बायोडाइवर्सिटी। कभी भी उसके अक्षर को पढ़िए, उसके वर्ड को पढ़िए। वो डाइवर्सिटी लिखा गया। डाइवर्सिटी मतलब क्या? बहुत ही प्रकार के, मतलब बहुत ही, चाहे कुछ भी हो, कपड़े ही बहुत प्रकार के। जैसे आप क्लोथ डाइवर्सिटी, तो कपड़े बहुत प्रकार के, ऐसे भी बोल सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या? जिसके अंदर जीवन हो। ठीक है, वो जीवन चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई हो, जिसके अंदर जीवन हो, उसकी डाइवर्सिटी, या पेड़ पौधे हो उसकी डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता हो।
ठीक है, विविधता हो, वो क्या है, कहाँ पर, यहाँ पे लिखा गया है, प्राकृतिक प्रदेशों में पाई जाने वाली पादपों और जंतुओं की बहुलता। ठीक है, तो चाहे वो पादप हो, पादप मतलब प्लांट हो, या आपका जंतु हो, सबकी बहुलता हो, विविधता हो, वही होता है आपका। ठीक है, तो ये डी वाला एकदम सिंपल ही क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या होता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। पश्चिमी हिमालय में, भारत में स्लो लोरिस पूर्व उत्तर पूर्व के सघन वनों में पाया जाता है। तो इसमें कौन सा आपका सही है। अब देखिए, रेड पांडा जो होता है, मान लीजिए ये अपना प्यारा भारत है, ये आपका प्यारा भारत है। ठीक है, तो ये अपना प्यारा भारत है, ये अपना प्यारा भारत। तो रेड पांडा आपका चाहे सिक्किम हुआ, चाहे आपका अरुणाचल प्रदेश हुआ, चाहे असम हुआ, ठीक है, तो इस साइड में या म्यांमार के साइड में पाया जाता है रेड पांडा। पश्चिमी हिमालय में बहुत कम पाया जाता है। वो भी केवल लिख दिया है, तो केवल से वैसे भी क्वेश्चन गलत कर दीजिए। केवल आए जहाँ, वहाँ पर 90% क्वेश्चन वहाँ गलत करके आइएगा। गलत करने का मतलब उसको हटा दिया करिएगा। ठीक है, और यहाँ के भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में, उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट के सघन वनों में स्लो लोरिस पाया जाता है। तो ये एकदम सही है। तो इसमें कौन सा होगा, दूसरा एकदम आपका सही है। रेड पांडा सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, ये सब स्थानों पाया जाता है, ना कि पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय की बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में रेड पांडा पाए जाते होंगे, मतलब जो एक बड़े पैमाने पर पाए जाने की बात होती है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, चलते हैं, नहीं देखते हैं। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंतु में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षा काफ़ी अधिक होती है। पराजितीय विविधता, तो विविधता किस में ज़्यादा अधिक होती है। अभी आप डिस्कवरी चैनल देखते होंगे, या आप कौन सा चैनल, नेशनल जियोग्राफी देखते होंगे, वहाँ पर आपका अमेजन जंगल दिखाया जाता है। जंगल में दिखाया जाता है कितने प्रकार के रंग बिरंगी चिड़िया आती हैं, बानर, ये बंदर जो होते हैं, किस प्रकार के, कितने रंग बिरंगे बंदर होते हैं, कितने जेब्रा ये होता है, हिरन, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सब कहाँ दिखाई देते हैं, आपके उष्णकटिबंधीय वनों में दिखाई देते हैं। जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं वहाँ पर दिखाई देते हैं। सबसे ज़्यादा विविधता पूछ रहा है, काफ़ी अधिक विविधता होती है। विविधता मतलब डाइवर्सिटी काफ़ी अधिक होती है। तो हमेशा जब इक्वेटर के पास जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही, जहाँ पर पेड़ पौधे वन होंगे, वहीं तो ज़्यादा विविधता होगी। इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। जैव विविधता कहाँ पे पाई जाएगी सबसे ज़्यादा, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की। वर्षा बनाए विविधता अधिक होगी, इतना जान लीजिए। विविधता जितना ऊपर जाएंगे उतना कम होगी, जितना इधर नीचे जाएंगे, मतलब ये कहना मतलब मेरा है कि जितना अक्षांश बढ़ता जाएगा, अक्षांश बढ़ने का मतलब, ये इक्वेटर है 0, ठीक है, डिग्री। अब इसके बाद जैसे 20 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, ऐसे जाते जाएंगे, वो उतना कम होता जाएगा। तो जैव विविधता आपके जितना निचला मतलब वो अक्षांश रहेगा, कम अक्षांश वहाँ ज़्यादा होगा, अधिक अक्षांश की तरफ घटता जाएगा। ये याद रखिएगा। ठीक है, जैसे आपको बता रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए। अब ये ऐसे पृथ्वी है, यहाँ पर है इक्वेटर 0 डिग्री, और यहाँ पर हम हैं। तो ये जैसे हमारे यहाँ पर और कम, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल वंगल देख रहे हैं इधर, ये बहुत ज़्यादा। अफ्रीका का कांगो क्षेत्र देख रहे हैं कितना जगह। इसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, मान लीजिए ये साइबेरिया क्षेत्र पहुँच गए, एशिया वो रूस वाला, तो वहाँ पर कम होता जाएगा। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों। इस क्वेश्चन को मैं कितना टाइम क्यों लगाया, क्योंकि उसके पीछे, हर क्वेश्चन के पीछे लॉजिक रहता है। क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा है। ठीक है, जितना टाइम किसी क्वेश्चन पे आप लगाएंगे, खुद ही पढ़ के अगर जितना टाइम उस क्वेश्चन पे देंगे, वो क्वेश्चन आपको उतने समय के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सी हो जाएगा। पौधे एवं पशुओं में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। जो पौधे और पशुओं में की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज फाउंड इन द, कहाँ पे पाया जाता है, तो कहाँ पे, अब देखिए वहाँ वर्षा वन नहीं दिया गया, लेकिन सदाबहार वनों में भी तो पाया जाता है सबसे ज़्यादा। सदाबहार वन जैसे हमारे यहाँ भी पाया जाता है सदाबहार वन, ये यहाँ पर पाया जाता है, ये पश्चिम बंगाल में। तो ये सब जहाँ पाए तो वहाँ भी पाया जाता है। तो ये आपका सी वाला लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सदाबहार, शीत तो है ही नहीं है। मानसूनी वनों में, यहाँ भी हमारे यहाँ का
अभी उत्तर प्रदेश देखेंगे मानसूनी एरिया इधर है, पूरा पूरा भारत ही मानसूनी है, लेकिन उत्तर प्रदेश देखेंगे तो मेनली मानसूनी वाले में आता है। तो कहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा है, कहीं देखें आप? तो यहाँ उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में, तो यहाँ पे नहीं, ये सदाबहार वन में। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है ये पूछ रहे हैं। तो सर्वाधिक जैव विविधता आपका कहाँ पाया जाता है? ये शांत घाटी में। शांत घाटी, अब देखिए देखिए जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहीं जैव विविधता ज़्यादा पाई जाएगी। कैसे? अमेजन के जंगल इक्वेटर पर स्थित है, सबसे ज़्यादा बारिश, हमेशा बारिश होती रहती है, हमेशा वहाँ पर ये आर्द्रता बनी रहती है, ह्यूमिडिटी बनी रहती है, गर्मी बनी रहती है, बारिश हमेशा होती रहती है, हमेशा बारिश होगी, जंगल हमेशा उगते रहते हैं, इसीलिए अमेजन का इतना बड़ा जंगल हो गया। ठीक है। और हमारे यहाँ जब बारिश ज़्यादा कहाँ होती है? केरला में। केरला में देखिए सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ रिकॉर्ड की जाती है, केरला हुआ, मेघालय हुआ। तो यहाँ पर दोनों जगह जैव विविधता तो पाई जाएगी, जहाँ बारिश होगी वहाँ जैव विविधता पाई जाएगी। तो साइलेंट वैली, यहाँ पर जैव विविधता ये पाई जाती है। ठीक है। कहाँ पर? अब देखिए शांत घाटी है कहाँ, तो याद रखिए केरल में है शांत घाटी। और ये कहाँ पर है? इस केरल के कौन सा जिला है ये भी पूछ सकता है। तो कौन सा जिला है? पलक्कड़ जिला, याद रखिएगा, पलक्कड़ जिला में आपका ये शांत घाटी है। कौन सा? पलक्कड़ जिले में आपका शांत घाटी है। कश्मीर घाटी कहाँ पर है? कश्मीर घाटी आपका जम्मू कश्मीर में, कुछ कहना है। ये फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में आपका फूलों की घाटी है। सूरमा घाटी कहाँ है ये बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये असम में है। कहाँ पर है? असम में है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, सूरमा घाटी असम में है, कश्मीर घाटी आपका कश्मीर में है, शांत घाटी केरल में है, पलक्कड़ जिला में। ठीक है। कहाँ पर? पलक्कड़ जिला में, केरल में। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब ये भी पूछ सकता है कि शांत घाटी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? इस शांत घाटी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1984 में दिया गया। कब? 1984 में दिया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। शांत घाटी अवस्थित है, तो शांत घाटी कहाँ पर? केरल में अवस्थित है। कहाँ पर है? केरल में अवस्थित है। 1984 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। उत्तराखंड में क्या? फूलों की घाटी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएं। सूरमा घाटी कहाँ है? सूरमा घाटी, तो सूरमा घाटी कहाँ पर है? आपका असम में है, असम में सूरमा घाटी है। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। अब यहाँ जैव विविधता को अधिकतम संकट है, किससे संकट है? अधिकतम संकट किससे है? तो जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है? प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से, यही सबसे ज़्यादा संकट है। क्योंकि हम उनके जितने भी उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड हर चीज़ें हैं वो सबको नष्ट करते, मतलब नष्ट कर दे रहे हैं। चाहे उनके आवास हों, जैसे कोई आज पेड़ यहाँ पर लगा है, इस पेड़ को काट दिए तो जो पक्षियाँ आएंगी अपना घोंसला कहाँ बनाएंगी? तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मनुष्य जिम्मेदार है, क्योंकि वह सभी कुछ को नष्ट कर दे रहा है अपने फायदे के लिए। तो यहाँ आपका प्राकृतिक निवास और विनाश से है। यहाँ देखिए जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो ये देखिए प्राकृतिक आवास का विनाश, यही है आपका मुख्य कारण। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक दवा भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो पशु जब आपको उनको कोई बीमारी होती थी या उनको दर्द की दवा देनी होती थी तो डिक्लोफिनेक, याद रखिएगा, डिक्लोफिनेक दिया जाता था। जो ये पशु मान लीजिए इनको दिया गया और पशु मर गए तो पशु को ले जाके कहीं अगर मान लीजिए फेंक दिया जाता था तो वो क्या हुआ, गिद्ध उस पर आ जाते थे, गिद्ध बैठ जाते थे। तो गिद्ध उनके जब मांस को खाते थे वो तब इनके पशुओं के थ्रू गिद्ध में चला जाता था। तो क्या हुआ, गिद्ध विलुप्त, आज जो आप गिद्ध देखते नहीं ना, गिद्ध इसीलिए विलुप्त हो गए। ठीक है। हमारे यहाँ तो कम, पाकिस्तान में इस गिद्ध, करोड़ों गिद्धों की मौत का कारण यही है। हमारे यहाँ तो सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन और जगह इस पर कुछ प्रतिबंध नहीं है। पाकिस्तान में इसका बहुत बुरा हाल है। ठीक है। हमारे यहाँ भी है बुरा हाल, हमारे ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ नहीं है, पाकिस्तान में तो और भी है। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो कह रहे हैं श्वास इन सीटू। अब पहले याद रखिएगा एक्स सीटू क्या होता है, इन सीटू क्या होता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाता है, आज मैं ऐसा बता दूंगा कि भूलेंगे नहीं। क्या होता है इन सीटू? इन सीटू इंग्लिश वाला याद रखिएगा थोड़ा सा, ये देखिए इन सीटू
स्वावासन, और एक होता है एक्स-सी टू। ये क्या दोनों होता है? जब इन सीटू जो होता है, जैसे आप क्या जानते हैं, जो कोई प्राणी को, चाहे कोई जानवर हो चाहे पेड़ पौधे कुछ भी हो, जिसको रिजर्व मतलब उसको संरक्षित करने के लिए उसके आवास में ही उसको संरक्षित किया जाए। आवास मतलब जैसे आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, तो गैंडा काजीरंगे उद्यान में ही पाए जाते हैं ना, तो वहीं पर ही उनको संरक्षित किया जाए। अब जैसे तो वो क्या कहलाता है? इन सीटू कहा जाता है। तो काजीरंगा जैसे आपका नेशनल पार्क है, तो कोई गैंडा है, काजीरंगा नेशनल पार्क में गैंडा आता है एक सींग वाला, तो उस गैंडे को वहाँ पर संरक्षित किया जाता है। ये नहीं कि उसको ले जाके दिल्ली में संरक्षित किया जाए, तो एक्स सीटू हो जाता है। तो गैंडे को जब वहीं संरक्षित किया जाता, इन मतलब क्या, इन लिखा गया है, आई एन लिखा गया, आई एन मतलब इन मतलब में, उसी में जब संरक्षित किया जाए तो इन सीटू हो जाता है। लेकिन जब उसको अन्य किसी स्थान पे, जैसे चिड़ियाघर यहाँ हो, याद रखिएगा, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर यहाँ पर, चिड़ियाघर लखनऊ का चिड़ियाघर देखिए, आपका दिल्ली का चिड़ियाघर देखिए, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है आपका, ये जो कोई भी जानवर होगा वहाँ पर ले जाके संरक्षित किया, उसके मेन आवास में संरक्षित नहीं किया जाता, उसको उठा के दूसरे जहाँ रखा जाता है वहाँ पर संरक्षित किया जाता है। ये चिड़ियाघर की बात हो। बीज बैंक जो आता है, बीज बैंक कहा पूछते हैं कि बीज बैंक किस में आता है, एक्स सीटू की इन सीटू में आता है। ये भी कई बार क्वेश्चन आपका बन गया है कि बीज बैंक किस में आता है, तो ये एक्स सीटू में आता है बीज बैंक। जीन बैंक पूछा जाता है, तो जीन बैंक किस में आता है? एक्स सीटू में आता है। जंतु उद्यान, वृक्ष उद्यान, वनस्पति उद्यान, ये सब आपका बोटेनिकल गार्डन, जो बोटेनिकल गार्डन नहीं बन रहा है हर जगह, नोएडा वोएडा में, लखनऊ में, तो ये आपका एक्स सीटू हो गया। मतलब ऐसे याद करिए, ये कृत्रिम तरीके से मतलब संरक्षित किया जाता है, आर्टिफिशियल तरीके से हम ला के फिर संरक्षित करते हैं। और ये इन सीटू, ये नेचुरल तरीके से, जो वहाँ पे गैंडे पड़े हैं, वहाँ पे बाघ पड़े हैं, तो वो उनको उसी के अंदर संरक्षित किया जाता है, तो वो इन सीटू होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आता है इन सीटू में? राष्ट्रीय उद्यान आता है, वन्य जीव अभ्यारण्य। अगर पूछे वन्य जीव अभ्यारण्य किस में आता है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य आपका इन सीटू में आता है। जैव मंडल रिजर्व किस में आता है? जैव मंडल रिजर्व उसी में आता है। पवित्र उपवन या झीलें किस में आती हैं? तो ये इन सीटू में ही आती है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल चीज़ें मतलब ये जो लाके संरक्षित किया जाए वो एक्स सीटू में होता है। तो आपको पता, आई होप आप। अब देखिए बोटैनिकल गार्डन, ये कौन सा इन सीटू का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है, इसमें संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, लुप्त प्राय भारतीय पौधों की प्रजातियों में लाल डेटा बुक किसने प्रकाशित की? तो ये भारतीय पौधों की प्रजाति, याद रखिएगा, एक होता है रेड डाटा बुक, आयुसीएन प्रकाशित करती, वो मत याद करिए, वो तो याद करना वो अलग है, ये अलग है आपका। तो इसको कौन करता है? तो ये याद रखिएगा, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता के द्वारा। यहाँ पौधों की प्रजातियों की बात कर रही है, ना कि जानवरों की जितनी प्रजाति उनकी बात करें, यहाँ कर रहे हैं पौधों की प्रजातियाँ। ठीक है, तो पौधों के लिप्त प्राय भारतीय पौधों की, भारतीय रेड डाटा बुक में मतलब पूरे संसार का दिया रहता है, यहाँ भारतीय प्रजातियों की। तो ये लाल डाटा ये कोलकाता ने स्टार्ट किया है, कोलकाता ने। रेड डाटा बुक का संबंध क्या है? अब देखिए, जो आयुसीएन वाला आप पढ़ते हैं वो ये है, तो किससे है? विलुप्त संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं के, याद रखिएगा, जो संकट से ग्रस्त जीव जंतु हैं उनका यहाँ पर डाटा लिया जाता है। किसका? जो विलुप्त संकटग्रस्त प्रजातियों से। ठीक है, याद रखिएगा। अब पूछ सकता है ये कब से शुरू हुआ है रेड डाटा बुक का, ये कौन कौन किस वो एक्सटेंट हैं, कौन होने वाले हैं? तो ये 1964 से शुरू किया गया है, 1964 से शुरू किया गया है। निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये कारण हम ये क्वेश्चन आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्या कहें? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। तो अभी हम बताएं कि इक्वेटर से जितना ऊपर जाएंगे आप, उतना जो विविधता होती है उतना कमी होती जाती है। क्या बर्फ़ में आप जैव विविधता पा जाएंगे? ज़्यादा आपके पेड़ पौधे होंगे, ज़्यादा वनस्पति जीव जंतु होंगे? नहीं। इधर जाएंगे ज़्यादा, अंटार्कटिका में क्या ज़्यादा होंगे? नहीं। तो ये इक्वेटर के पास जितना रहेगा वहाँ पर उतना ही जैव विविधता होगी।
तो ये कह रहे हैं वृद्धि होती है, तो वैसे ही गलत हो गया। कौन गलत सही नहीं है, तो एक तो पता ही चल गया। ये उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। हाँ, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय कौन है, जो आपका अब अमेजन वर्षा वन वन ये सब क्या उष्णकटिबंधीय है, तो ये इसमें क्या होता है, वर्षा वन है, तो ये इसमें ज़्यादा विविधता है, तो ये सही है एकदम। विशालतम जैव विविधता अमेजन वर्षा वनों में, ये भी सही है। जात विविधता क्षेत्र ध्रुवों की ओर घटती है, तो देखिए ध्रुवों की, इसका उल्टा ही लिखा गया है, ठीक है, तो ये ध्रुवों की ओर जितना जाएंगे वो घटेगी वहाँ पर, मतलब लो अक्षांश से हाई अक्षांश से जाएंगे तो घटेगी। जैव विविधता के संदर्भ में सलोन, फ्रागमाउथ, स्पर्मिकित कार्ब, ये बारबेट, ग्रेन चिंड, मिनवेट, ये क्या है, ये एक पक्षी है, प्रजाति है, पूछ लिया था आईएएस में, हमने कहा ले लेते हैं इस क्वेश्चन को। मानव और जैवमंडल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, ये पूछ रहे हैं कि जो मानव और जैवमंडल कार्यक्रम है कब और किसके द्वारा प्रारंभ, तो ये यूनेस्को के द्वारा प्रारंभ किया गया था, 1971 में प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा, सॉरी किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, और किसके 1971 में प्रभावित किया गया था, ठीक है। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, जैव विविधता अधिनियम कर रहे हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया, तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया, 2002 में, ठीक है, तो 2002 में ये बायोडाइवर्सिटी, याद रखिएगा बायोडाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी 2002 में, कैसे याद करेंगे, दो है डाइवर्सिटी अलग अलग, एक फिर दो आ गया, तो बायोडाइवर्सिटी ऐसे याद करिए 2002 में। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम क्या कब पारित किया, तो 2002 आया है, ये देखिए 2002 में, यही क्वेश्चन कितनी बार आया है, तो 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट पारित हुआ, याद रखिएगा। और यहाँ राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय अवस्थित है, तो बताइए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये चेन्नई में स्थित है, याद रखिएगा चेन्नई में, फैक्ट है, इसमें कुछ करना नहीं है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। यहाँ देखिए संयुक्त राष्ट्र ने दशक 2011 से 20 को संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित दशक के रूप में घोषित किया, कह रहे हैं 2011 से 2020 तक ये कौन सा एक दशक था, उस दशक का नाम बता दीजिए, तो उस दशक का क्या नाम था, तो बायोडाइवर्सिटी दशक का नाम था, क्या था, बायोडाइवर्सिटी, इस बायोडाइवर्सिटी उस दशक का था, ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी दशक था 2011 से 2020 तक। क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को घोल के पी जाइएगा। देखिए जितना भी एक्ट है, यहाँ पर कौन कौन सा एक्ट है, एक मिनट आप, यहाँ पर ये 2021 में क्वेश्चन आया है, और जितने भी एक्ट हैं ये सभी सही सुमेलित हैं, सभी सही सुमेलित हैं, पहले मैं बता दे रहा हूँ, अब याद करते हैं, ठीक है, तो याद करते हैं। देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट याद रखिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण, तो वन संरक्षण दे रहा है, वन संरक्षण 1980 में आया था, वन संरक्षण कब आया था, 1980 में आया था वन संरक्षण। अब देखिए और एक आप पूछा जाता है वन्य जीव, वन्य जीव संरक्षण, ये कब आया था, 1972 में आया था, तो वन्य जीव पहले आया था और वन संरक्षण बाद में आया था। तो फॉरेस्ट कब आया था, 1980 में। इन्वायरमेंट कब आया था, 86 में आया था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 86 में आया था। अब देखिए एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ये कब आया था, 1981 में। कैसे याद करेंगे, याद ऐसे रखिए, लास्ट में वन है, एयर के बिना आप 1 मिनट रह सकते हैं, 1 मिनट भी नहीं रह सकते आप एयर के बिना, तो ऐसे याद करिए, एयर आपका 1 मिनट भी नहीं रह सकते 1981। तो अगर वहाँ पर नहीं आ रहा, सोच विचार रहे हैं कि एयर 1 मिनट, तो वहाँ पर आप लगा ही देंगे, ठीक है, तो ऐसे ही लगा दीजिए, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, एयर प्रिवेंशन 1981, ठीक है, ये भी आपका सही है। वाटर पॉल्यूशन, तो वाटर के बिना आप 4-5 घंटे तो रह ही सकते हैं, तो 4 घंटे रह सकते हैं, तो 74 लगे, कभी वाटर के बिना आप 4 घंटे रह सकते हैं, तो 1974, ठीक है, ऐसे मतलब याद नहीं है ये ट्रिक, मतलब उतना भी कारगर नहीं है, लेकिन कुछ तो बना ही सकते हैं आप, ठीक है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86, और एयर कंट्रोल प्रिवेंशन ये आपका ये 1981, और द वाटर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल एंड वाटर वाला 1974,
ठीक है, तो ये याद, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और ये आपका कौन सा सही होगा? डी वाला सही होगा। अब देखिए यह कौन सा सही सुमेलित है, बताइए इसमें कौन सा एक सही सुमेलित है और सब सही सुमेलित नहीं है। तो ये भी आपका जैसे वो कहा इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट ही सवाल है। इसमें सिर्फ पहला वाला आपका सही सुमेलित है और सब आपका गलत है। बायोडाइवर्सिटी, तो अभी बायोडाइवर्सिटी हम पढ़े हैं रोजन, वाल्टर जी रोजन, ये गलत है, रीटर रोजन, वाल्टर लिख दीजिए, वाल्टर जी रोजन, ठीक है, रोजन। अब देखिए इकोसिस्टम, इकोसिस्टम सिस्टम के कौन है? सिस्टम के हैं, सिस्टम में कौन आता है? टांसले आते हैं सिस्टम में, तो एजी टांसले, इसको यहाँ पकड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आपको मिलाने वाला नहीं है, मैं वैसे बता दे रहा हूँ, ये लिखा ही गया है, ठीक है। तो एजी इकोसिस्टम, एजी टांसले। इकोलॉजी कौन से हैं? तो इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इकोलॉजी किससे संबंधित है? तो अर्नेस्ट हैकल लिख देता हूँ, अर्नेस्ट हैकल इकोलॉजी से संबंधित है। तो ये अर्नेस्ट हैकल कौन से संबंधित है? इकोलॉजी से अर्नेस्ट हैकल संबंधित है। और इकोसिस्टम से, तो सिस्टम कैसे लिखेंगे? टास है, तो सिस्टम, सिस्टम ऐसे लिखा जाता है ना, सिस्टम में ऐसे लिखा जाता है। टम, तो टम यहाँ टस, यहाँ पर टम टस टस, टम टम, तो ट्रांसले ऐसे कुछ बना लीजिएगा, कुछ भी बना के याद कर लीजिएगा। इकोसिस्टम ट्रांसले, इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल, बायोडाइवर्सिटी रोजन, और बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुयस, ये आपका सही है, एडवर्ड सुयस। ये चारों लोग याद कर लीजिए और वहाँ पर जो आपको डेट बताए 81, 82, 83, वो याद कर लीजिएगा। सब कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन जैव विविधता में कमी का कारक है? जैव विविधता में कमी का कारक कौन है? तो पर्यावरण प्रदूषण है ही है, संसाधनों का अत्यधिक दोहन सही है, ए और ये दोनों सही है। जैव विविधता में कमी का कारण ए भी दोनों सही है, सिंपल ही था। यहाँ देखिए कौन सा एक कारक पारिस्थितिकी संतुलन बनाने में मदद नहीं करता है? तो वनों का काटना क्या मदद करता है? कटिंग ऑफ फॉरेस्ट क्या मदद करता है? आरो यारो जी, एक आध दो क्वेश्चन आपको सिंपल भी वहाँ मिलेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, बच्चों वाला, ठीक है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो वन्य जीव संरक्षण कब लागू किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण 72 में लागू किया गया था, 1972 में, याद रखिएगा कब लागू किया गया था? 1972 में वन्य जीव संरक्षण, याद रखिएगा, लागू किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अभी हम पढ़ के आए हैं, पर्यावरण संरक्षण क्या याद रखिएगा? 1986 याद रखिएगा। अब वन्य जीव है, ये देखिए यहाँ लिखा है वन्य जीव, तो वन्य जीव अगर रहे तो ये 72 आ जाएगा, ठीक है, 1972, ठीक है। ये तीन लोग थे, तीनों लोग, 1 2 3 वर्ड है, तो तीनों लोग याद रखिए 72। अगर खाली वन कहे, वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण तो 72, वन संरक्षण खाली वन कहे तो खाली वन संरक्षण अधिनियम क्या करेंगे? 80 करेंगे, 80, 1980। तो अगर ये हटा देंगे, ना को पूरा बना देंगे, तो ये 80 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वन्य 72 और वन खाली 80 में। तो पर्यावरण संरक्षण 86 में, क्या 86 में। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता अगर पूछे तो जैव विविधता 2000 में, याद रखिएगा, सन 2000 में जैव विविधता, वो सॉरी 2000 में, 2002 में, ठीक है, 2002 में पढ़े हैं अभी ना, तो सन 2002 में आया था जैव विविधता, ठीक है। तो 2002 में जैव विविधता आया था, तो इतना याद रखिएगा। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? वन्य जीव संस्थान देहरादून में है, ये तो सबको ही पता होगा, वन्य जीव संस्थान देहरादून। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो एक होता है वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव, तो जब जीव की बात आएगी, वन्य जीव की बात आएगी, तो जीव क्या होगा? जीव जीरो होता है, जीव जीरो, तो जीव ऐसे जीरो लिखते हैं, जीरो जीरो जीव, तो जीरो जीव होता है, जीरो जीव, तो जीरो यहाँ लास्ट में है, तो ऐसे वन्य जीव, वो सॉरी, वन्य जीव 72 होता है, 1972। और वन संरक्षण आता 80 आता है, ठीक है। तो वन संरक्षण क्या करेंगे? 80 आएगा। और वन्य जीव संरक्षण कब आएगा? 72 आएगा। कई बार हमने बताया है, जब वन्य जीव लिखा रहे तो 72 आएगा, ठीक है। ये वाला ट्रिक मत याद करिएगा, ठीक है। तो ये आपका वन्य संरक्षण कब आएगा?
1980 आएगा। और पर्यावरण संरक्षण कब आएगा? पर्यावरण संरक्षण 1986 में आएगा। पर्यावरण संरक्षण 86 में। जैव विविधता कब आएगा? जैव विविधता कब आएगा? तो जैव विविधता आ जाएगा 2002 में आ जाएगा। ठीक है, जैव विविधता 2002 में आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जैव विविधता 2002 में आएगा। चलिए, इतना तो आपको पता है। अब क्या क्या हमें पता है, ये देखिए 1972 एक डेट पता है, 1980 भी पता है। इसके बाद कब चलेंगे? 1986 चलेंगे। 86 के बाद 2002 भी चलेंगे। इससे पहले भी कुछ चले थे कि एयर में चले थे। तो कौन? एयर में। एयर क्या क्या? एयर प्रिवेंशन एंड एयर पोल्यूशन, और ये चले थे। तो एयर वाला क्या थे? चले थे 1981 में चले थे ना। और वाटर वाला कब चले थे? वाटर वाला, वाटर कौन? 4 घंटे तो जिंदा रह सकते हैं, तो 1974 में चले थे वाटर में। ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये सब तो याद ही रखिएगा। एयर वाला और वाटर वाला 1981 एयर वाला है, और वाटर वाला 74 है। और ये वन्य जीव है, वन्य जीव। और ये वन संरक्षण नीचे वाला, ये पर्यावरण है। और ये 2002 क्या है? 2002 है आपका जैव विविधता। इतना डेट आपको याद रखना है किसी भी कीमत पर। अब देखिए यहाँ फिर डेट आ गया, कौन सा? देखिए, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना कब आया था? मगरमच्छ परियोजना आया था 1975 में आया था। कब? 1975। हाथी परियोजना कब आया था? हाथी परियोजना याद रखिएगा, हाथी परियोजना आपका 2000 नहीं, 1992 में। 1992 में आया था हाथी परियोजना, 1992 में। और एक डेट था रियो डी जनेरियो वाला सम्मेलन 1992 में हुआ था। तो याद रखिए 1992 में हाथी परियोजना। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? ये भी बहुत बार पूछा जाता है। 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। वन महोत्सव कब आया था? तो याद रखिएगा, वन महोत्सव तो ये 1950 से वन महोत्सव मनाया जा रहा। तो वन महोत्सव 50 में, प्रोजेक्ट टाइगर 73 में, हाथी परियोजना 1992 में, मगरमच्छ 1975 में। तो आप देखिए इसमें कौन सा सही है। पहले कौन से चलेंगे? पहले नंबर पे कौन आएगा? 1950 आएगा। 4 आएगा तो 4 लिख देते हैं। 4 के बाद कौन सा आएगा? 4 के बाद 3 आएगा, 3 लिख देते हैं। 3 के बाद कौन आएगा? 1 आएगा ना, क्रोकोडाइल 75 जाएगा, 1 आएगा। फिर 2, 4 3 1 2। यहाँ पर 4 3 1 2 नहीं है, तो ये आपका गलत है, सब में गलत है। ठीक है, यही आपका होगा। ठीक है, 4 3 1 2, 4 3 1 2। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो यही आपका जो लगाया हूँ यही आपका सही है। वन महोत्सव 50 से, प्रोजेक्ट टाइगर 73 से, प्रोजेक्ट हाथी 92 से, और ये क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट 75 से। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये फैक्ट है, याद रखिएगा, 92 में की गई थी। 92 में अभी क्या हुआ? प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट याद रखिएगा 92 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2016 में कार्यान्वित, ये आपका करंट का क्वेश्चन, नवीन राष्ट्रीय वन सूची के डिजाइन अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर किया गया। तो पहले 20 वर्ष था, अब 5 वर्ष किया गया। करंट का उस समय था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करता है? तो वन्य जीव को संरक्षण कौन सा अधिनियम प्रदान करता है? तो वही वन्य जीव संरक्षण 1972। तो वन्य जीव संरक्षण 1972 ये प्रदान करता है। इसके बाद कौन सा आया था? वन्य जीव के बाद आपका पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण, इसके पर एलिफेंट वो टाइगर भी आया था, टाइगर प्रोटेक्शन। तो 1973 में टाइगर वाला आया था, चीता। ठीक है, टाइगर वाला आया था। इसके बाद 86 में क्या कौन आया था? 1986 में तो पर्यावरण आया था, पर्यावरण याद रखिएगा। इसके 81 में, 1981 में क्या आया था? एक मिनट भी नहीं रह सकते वाटर उसके बिना, किसके? वायु के बिना, ऑक्सीजन के बिना। तो 1981 में वायु वाला आया था। 1974 में क्या आया था? 1974 में क्या आया था आपका? पानी वाला आया था। ठीक है, पानी वाला 74 में पानी वाला आया था, पानी देने। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या। अब देखिए सिंपल सवाल है, आप एक बार ही देखेंगे कर देंगे। पहले देखिए बी का मिला लेते हैं, भूकंप, क्योंकि भूकंप के बारे में हम सबको पता रहता है। भूकंप कब आया? ईपी सेंटर, मतलब कब नहीं, किससे रिलेटेड है? ईपी सेंटर, फोकस ईपी सेंटर इसी से रिलेटेड रहता है। तो ये
बी का चौथा, तो बी का कौन सा आपका चौथा, तो यहाँ है, ये भी काट दीजिए यहाँ। पेपर में ऐसे ही करिएगा। अब देखिए यहाँ रेड डाटा बुक आयुसीएन से रिलेटेड है, आयुसीएन यहीं पे यहाँ पे कहीं है, हाँ, संकटपूर्ण प्रजातियों का अभिलेख, तो डी का दूसरा, तो डी का आपका दूसरा आ जाएगा, डी का दूसरा एक ही में, तो यही है आपका सही है। अब ये क्या कहाँ का रहा है, क्रायो प्रज्वलन परीक्षण, तो ये किससे है, तो बहुत ही कम ताप पर भंडारण यही किया जाता है, ठीक है। बायोस्फीयर संरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर प्रोटेक्टेड एरिया, विशिष्ट संवर्ग का संरक्षित निम्न क्षेत्र, ये देखिए विशिष्ट संवर्ग का संरक्षित निम्न ताप, ये वाला सही है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये डी वाला सही हो, बी वाला सही हो जाएगा, देख लीजिएगा। राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य अथवा जीव मंडल संरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण निम्नलिखित किस आधार पर किया जाता है, तो किस आधार पर किया जाता है, स्पीसीज रिसर्च के स्थान पर, डाइवर्सिटी के स्थान पर, स्पीसीज के स्थान पर, एरिया और रिलेशनशिप के स्थान पर, ठीक है, तो डी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, इसमें बताइए कौन सा सही है। राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में, हाँ एकदम सही है। वन्यजीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, तो ये आपका सही है कि गलत है बताइए, तो ये आपका दोनों सही है, ठीक है, फैक्ट है, याद रख लीजिएगा। 21 में आपका क्वेश्चन ये आया हुआ आर 21 में। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो रानी झांसी राष्ट्रीय समुद्री पार्क की स्थापना 1996 में हुई थी, कहाँ पर है, अंडमान और निकोबार में। प्लीज़ जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, थोड़ा सा जो मेरा एफर्ट है उसको आप मतलब थोड़ा सा आप कुछ भी कहिए वो दे दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप 1996 में किया गया था। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसको सबको पता होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, आपका नैनीताल में, ठीक है, नैनीताल में है, नैनीताल में उत्तराखंड में। पहले इसका नाम क्या था, हाईली नेशनल पार्क, याद रखिएगा हाईली नेशनल पार्क इसका नाम था, जिम कॉर्बेट, ठीक है। ये नंदा देवी कहाँ है, ये भी उत्तराखंड में है। राजा जी कहाँ है, ये भी आपका उत्तराखंड में ही है। और ये कान्हा कहाँ है, एमपी में, एमपी में, यूके मत समझिएगा, यूनाइटेड किंगडम, लंदन वाला नहीं है, यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक है, एमपी। अब देखिए महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, तो इसको बताना है ये सब कहाँ पर है। तो महान हिमालय ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, लेकिन मनाली में नहीं है, ये कुल्लू में है, कुल्लू में है आपका, ये याद रखिएगा, यही आपका सही, ये सुमेलित सही सुमेलित है, ये तो गलत ही हुआ, तो ये आपका गलत ही है। राजाजी नेशनल पार्क, ये देहरादून में एकदम सही है आपका, राजाजी नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में, देहरादून में। केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में, ये भी सही है आपका। वन विहार नेशनल पार्क ये गलत है, तो ये आपका वन विहार आपका जबलपुर में, भोपाल में है, भोपाल में है, ठीक है। अब ये केवलादेव भरतपुर में, ये आपका बी एंड सी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा बी और सी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि ये बांदीपुर कर्नाटक एकदम सही है। राजा जी कहाँ पर है, उत्तराखंड में, अभी हम बताए हैं। सिमलीपाल कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। सिमलीपाल कहाँ पर है, ये उड़ीसा में, एकदम सही है। पिन वैली कहाँ है, पिन वैली यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल, लाहौर नहीं, लाहौल एवं स्पीति में, एवं स्पीति में है, ठीक है। तो ये आपका पिन वैली, लाहौल एंड स्पीति में है, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है, लाहौल और स्पीति में है, हिमाचल प्रदेश में है पिन वैली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कह रहा है ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश में, एकदम सही है। दाचीगम जम्मू कश्मीर में, एकदम सही है। गिर आपका गुजरात, एकदम सही है। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, तो कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये अंडमान और निकोबार में है। कैंपबेल आपका अंडमान निकोबार में है,
ठीक है। कैंपबेल आपका ये अंडमान निकोबार में है, याद रखिएगा। अभी एक ठे और पढ़े थे अंडमान, झांसी की वाली, तो राक्षस रानी कहाँ उद्यान है, राष्ट्रीय अंडमान निकोबार में है, ये आपका गलत है। सिंह पूछ बंदर का गृह, लायन टेल्ड मैकाक, ये सिंह, इसका मतलब स्थल कहाँ है, तो इसका आंसर शांति घाटी में, केरला, केरल में शांति घाटी में है। ये मतलब शेर की तरह लगता है, इसीलिए इसको कहते हैं। शांति घाटी कहाँ है, केरला में है, याद रखिए। सिमलीपाल कहाँ है, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। सिमलीपाल। सुंदरबन कहाँ है, बंगाल में है सुंदरबन। बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में है। यहाँ देखिए मानस, वाल्मीकि, सलीम अली, सुल्तानपुर। मानस कहाँ पर है, तो मानस असम में है, इसको बताने की जरूरत नहीं। वाल्मीकि बिहार में राष्ट्रीय उद्यान है। सलीम अली कहाँ पर है, सलीम अली जम्मू कश्मीर में है। और सुल्तानपुर कहाँ पर है, हरियाणा में है। ठीक है, ये याद रखिएगा, सुल्तानपुर हरियाणा में है। तो आपको ये जितना है सब देख लीजिएगा। डी का कौन सा जाएगा, पहला है, सुल्तानपुर हरियाणा में है, तो डी का पहला, तो डी का पहला कहीं है, एक ही जगह है। ठीक है, देखिए एक ही जगह है, इसमें कुछ लगाना ही नहीं है। डी का पहला सलीम अली, सी का दूसरा, सी का दूसरा, ए का चौथा, ए का चौथा, यही है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान, अंशी बहुत बार पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए कहाँ पर है अंशी। तो अंशी कहाँ पर है, अंशी आपका कर्नाटक में है, तो ये एकदम कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये भी सम्मिलित है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, सही है। भितरकनिका ये यहाँ नहीं है, तो झारखंड में नहीं है, उड़ीसा में है भितरकनिका। बिसन, याद रखिएगा, बिसन पूछ सकता है आपका। बिसन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, त्रिपुरा में है, तो बिसन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बिसन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है। इंद्रावती कहाँ है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। मोल्लम कहाँ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिसन मोल्लम, याद रखिएगा, बिसन कहाँ है, त्रिपुरा में है। और मोल्लम कहाँ है, आपका गोवा में है, कहाँ पर, गोवा में है, मोल्लम गोवा में। कलेसर कहाँ पर है, तो कलेसर आपका हरियाणा में है, कलेसर हरियाणा में है। सुल्तानपुर कहाँ है, हरियाणा में। बेतवा नहीं है, बेतला इसको बोला जाता है, बेतला। बेतला कहाँ है, तो बेतला आपका झारखंड में है, बेतला झारखंड में है। ठीक है, तो बेतला कहाँ पर है, झारखंड में, तो डी का आपका कौन सा पहला है, डी का पहला है, हाँ सब में ही है। कलेसर सी का दूसरा, सी का दूसरा कहाँ है, यहाँ है। डी का पहला, सी का दूसरा, तो यहीं पे है। ठीक है, इंद्रावती ए का ए का इंद्रावती, ए का चौथा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। एक इंद्रावती ए का चौथा, ए का चौथा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। और मुल्लम बी का तीसरा, बी का तीसरा, बी का तीसरा कहाँ पे है, ये तो कुछ दे ही नहीं रहा यहाँ पे। अच्छा ये दे रहा, पहला वाला देखिए यहाँ दे रहा है, ए का यहाँ तो दिख नहीं रहा ना, पूरा इधर उधर हो गया है। इंद्रावती ए का चौथा, ए का चौथा यहाँ हो गया। मोल्लम बी का तीसरा, बी का तीसरा हो गया देखिए। और कलेसर कहाँ है, कलेसर आपका हरियाणा में है, सी का दूसरा हो गया, सी का दूसरा हो गया। बेतला आपका कहाँ है, झारखंड में है, बेतला झारखंड में है। ये देखिए सिंपल ही क्वेश्चन था, ये पहला वाला हो गया सही। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा समय ले लिया। भारतीय अनूप मृग बारहसिंगा की उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है, केवल घास पक्षी है, के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र है, तो वो कौन सा आपका संरक्षित क्षेत्र है जो बताए, तो कान्हा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, एमपी में है, याद रखिएगा, कान्हा एमपी में है। ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो आपका अंशी कर्नाटक में बहुत बार पूछा गया, अंशी। बाल फक्रम, बाल फक्रम ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर है, मेघालय में है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में है, गुजरात में नहीं है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में, सभी है, तो आपका यही आपका गलत है। यह सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश वाला सुल्तानपुर मत समझिएगा, नहीं तो आप सुल्तानपुर है उत्तर प्रदेश में, जिला है एक ना, तो ये आप लगा दीजिएगा। सुल्तानपुर कहाँ पे है, ये आपका हरियाणा में है, हरियाणा में है। चंदौली महाराष्ट्र में, अभी हम पढ़े हैं। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। महात्मा गांधी झांसी लक्ष्मीबाई वहाँ पे अंडमान सब में है। ठीक है, कैंपबेल अंडमान में, तो कैंपबेल वहाँ, कैंपबेल कहाँ पे, अंडमान में। झांसी रानी लक्ष्मीबाई अंडमान में, महात्मा गांधी अंडमान में, तो ये आपका कौन सा सही है इसमें,
पहला वाला सही है, यही सुमेलित नहीं है। कौन सा? पहला वाला आपका यही वाला सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैव विविधता से भरपूर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये बताइए किस केंद्र और राज्य शासित प्रदेश में स्थित है ग्रेट हिमालयन? तो अभी हम बताएं हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय। कहाँ पे? कुल्लू में। भारत का ओसैनिक पार्क नेशनल पार्क कहाँ है? तो ओसैनिक, भारत का ओसैनिक नेशनल पार्क वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओसैनिक नेशनल पार्क, ओसैनिक नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ओसैनिक नेशनल पार्क आपका कच्छ में है। कहाँ पर है? कच्छ में है। चलिए देखते हैं यहाँ पर दाचीगम कहाँ पर है? तो दाचीगम आपका कहाँ पर है? देखिए ये सब फैक्ट हैं, यहाँ पर कुछ आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताना है। दाचीगम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पापी कोंडा कहाँ है? पापी कोंडा, पापी कोंडा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, पापी कोंडा गोदावरी बेसिन का भाग है, याद रखिएगा, पापी कोंडा गोदावरी बेसिन का भाग है। सरिस्का राजस्थान में, बांदीपुर कर्नाटक में। सरिस्का तो राजस्थान में और बांदीपुर कर्नाटक में। तो सरिस्का कैसे याद रखेंगे? कोई रिस्क नहीं ले सकता था अंग्रेज। रिस्क देखिए, अंग्रेज सब जगह राज्य कर लिए लेकिन ज़्यादा राज्य वहाँ नहीं कर पाए राजस्थान में। क्यों? वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर जो राजा महाराजा थे राजस्थान में बहुत मतलब वो शक्तिशाली थे, तो वही इसी से है सरिस्का, रिस्क नहीं लेना चाहते थे राजस्थान, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका? कर्नाटक में है, याद रखिएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आपका? कर्नाटक में है, तो याद रखिए कर्नाटक में। ठीक है। एक राष्ट्रीय उद्यान पूछता है पेंच, पेंच कहाँ पर है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो पेंच तो ये आपका एमपी है और ये आपका कौन सा है? ये महाराष्ट्र है। तो ये एमपी है महाराष्ट्र के बीच में, यहीं पर आपका पेंच। तो ये पेंच फंसा हुआ है इसका, ऐसे याद रखिएगा। पेंच एमपी महाराष्ट्र, तो एमपी भी लगा दीजिएगा, एमपी आएगा और बहुत ज़्यादा एमपी आता है। और महाराष्ट्र ये पूछा जाता है दो राज्यों के बीच कौन सा है, तो एमपी और महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहे हैं बांधवगढ़, बांदीपुर, रोहिला, गिर। तो बांधवगढ़ बांदीपुर से कन्फ्यूज ना होइएगा, बांदीपुर कर्नाटक में आपका, बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश में है ये, और ये रोहिला और गिर, गिर तो आपका कहाँ पर है? गुजरात में है, और रोहिला तो पता ही चल जाएगा हिमाचल प्रदेश में है। रोहिला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, तो आप लगा लीजिएगा। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दाचीगम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किससे संबंधित है ये पूछ रहे हैं। तो वो किससे संबंधित है आपका? तो ये आपका याद रखिएगा हंगुल या कश्मीरी स्टैग से। ठीक है, हंगुल जो होता है या कश्मीरी स्टैग होता है, इससे संबंधित है दाचीगम। राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दाचीगम को कब मान्यता मिली? 1981 में, याद रखिए कब? 1981 में। यहाँ देखते हैं भारत सरकार द्वारा किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्न कथनों पर कौन सा कथन सही है? जो प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया था पूछ रहे हैं, उससे कौन सा कथन आपका सही है? तो पहला कह रहा है कि आपका इटवाज 91-92 में शुरू किया गया था, तो कह रहे हैं यह 91 और 92 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका शुरू किया गया था। गलत है, गलत लगाइएगा ना, अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ गलत है, ये गलत है। तो 91-92 में शुरू किया गया था, हाँ ये शुरू किया गया था। यह मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या को कम करता है, तो हाँ इसीलिए लाया गया था। केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित था यह, तो ये आपका गलत है, सभी हाथियों पर। प्रोजेक्ट हाथी मतलब क्या? सभी हाथी आएंगे क्या जंगली? और इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभ किया गया, तो ये भी सही है। तो आपका सिर्फ यही वाला गलत है, जो कि ये सही आप मानेंगे। कौन सा आपका सही मानेंगे? ये आपका सही मानेंगे, यही आपका गलत है और आपका सब सही है। यहाँ पर देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज ये कहाँ है? सेफ फक्सुंडो राष्ट्रीय पार्क, नागरी राष्ट्रीय पार्क, बम डेलिंग अन्य जीव मतलब वन्य जीव अभयारण्य। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ पे आया है? ये देखिए फूड इंस्पेक्टर में आया है इसमें। तो इसमें बताइए कौन सा आप बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज कहाँ पर है? ये आपका अफगानिस्तान में है, तो ये आपका बखान अफगानिस्तान में है। से फोक सुंडो, तो से फोक सुंडो कहाँ है?
से फोकसुंडो राष्ट्रीय पार्क, ये नेपाल में है। नागरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो नागरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ? चीन तिब्बत में है। तो चीन तिब्बत में है ये राष्ट्रीय पार्क। बम डेलिंग वन्य जीव अभयारण्य, बम डेलिंग तो ये आपका भूटान में है। बम डेलिंग वन्य जीव अभयारण्य भूटान में है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? कावेरी बेसिन में आपका कौन सा संरक्षित क्षेत्र स्थित है, ये बताइए। तो इसमें कह रहा है कावेरी बेस में, तो नागरहोल है आपका, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ संरक्षित क्षेत्र और वायनाड वन्य जीव। पापीकोंडा आपका इसमें नहीं है। पापीकोंडा गोदावरी बेसिन में है, याद रखिएगा गोदावरी बेसिन। तो गोदावरी बेसिन में पापीकोंडा है और सब कावेरी बेसिन में है। ठीक है, 1 3 4, 1 3 4 आपका सही हो जाएगा। पापीकोंडा गोदावरी बेसिन में है और सभी आपका यहाँ पर कावेरी बेसिन में स्थित हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये वाला देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कौन सा आपका सही सुमेलित है। तो बुक्सा बाघ अभयारण्य, मतलब सही सुमेलित है, मिलान करना इसमें। पेरियार बाघ अभयारण्य, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, बनगर्धब राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें कौन सा आप बताइए। तो बुक्सा कहाँ पर है आपका? बुक्सा पश्चिम बंगाल में है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसको पता ही होगा। पेरियार बाघ अभयारण्य, पेरियार बाघ अभयारण्य तो ये भी पता होगा, केरल में ही है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो राजस्थान में, गुजरात मत लगा दीजिएगा, सरिस्का राजस्थान। बनगर्धब पशु विहार, गर्धब पशु, गर्धब मतलब गधा वाला पशु विहार, जो कहाँ पे? ये कच्छ के रण में, तो ये गुजरात में है। वन्य गर्धब, गधों वाला विहार, तो याद रखिए गुजरात में है। सरिस्का ये आपका कहाँ पर है? राजस्थान में है। और ये पेरियार कहाँ पर है? तो पेरियार आपका केरला में है, बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो सिंपल ही क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। ब्रह्मा कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो जो ब्रह्मा कमल है ये प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है? फूलों की घाटी, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। शांत घाटी कहाँ पर है? ये शांत घाटी केरल में है, केरल में है शांत घाटी, याद रखिएगा शांत घाटी केरल में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फॉरेस्ट कहाँ पे है? असम में है शांत, ये काजीरंगा। यहाँ पर महावीर स्वामी बाघ स्वामी अभयारण्य, लाख बिहोसी, किशनपुर और कैमूर, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बताइए कौन सा आपका सही होगा। तो महावीर स्वामी बाघ कहाँ पे है? तो हमारा यूपी स्पेशल का जो मैराथन लाए हैं वहाँ पर हम बताए थे, इतना मतलब डिनोट करके पूरा बताए हैं कहाँ पर है। तो ये जनपद ललितपुर में थे, एकदम सही है, जनपद ललितपुर में एकदम सही है। लाख बेहोशी कहाँ है? तो लाख बेहोशी आपका कन्नौज में है, तो लाख बेहोशी कन्नौज में है, एकदम सही है। किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, तो किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये आपका ये बलरामपुर में नहीं है, बलरामपुर में नहीं है, ये लखीमपुर खीरी है। तो यहाँ लिख दीजिए, ये लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है बताइए? कैमूर वन्य जीव तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जनपद में है कैमूर अभयारण्य। तो कब कैमूर सेंचुरी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जनपद में है, एकदम सही है। आपका सी वाला आपका गलत है, किशनपुर लखीमपुर खीरी में है। निम्नलिखित बाघ या अभयारण्य टाइगर रिजर्व में कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? बताइए मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं है? तो कौन सा? कान्हा है, बांधवगढ़ है, संजय डुबरी है, संजय डुबरी भी है आपका, ये भी है। अमनगढ़ नहीं है। अमनगढ़ कहाँ है? अमनगढ़ आपके उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में स्थित है। कहाँ पर? बिजनौर जिले में स्थित है अमनगढ़। अमनगढ़ कहाँ पर है? आपका बिजनौर जिले में स्थित है। कान्हा, बांधवगढ़ और संजय डुबरी ये आपका कहाँ पर है? यहीं पर है, आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। RO 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित किस एक स्थल में स्थानांतरित किया? मतलब जो कुछ शेर थे गुजरात के शेर थे, उनके प्राकृतिक स्थल से निकालकर
कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया? 17 में आया था ना, तो ये बना था उसमें, तो मैं बता दूं कूनो पालनपुर अभयारण्य में। ठीक है, कूनो पालनपुर अभयारण्य में। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो वन्य जीव अभयारण्य मतलब किस में, कहाँ पर ज़्यादा हैं, ये पूछ रहा है। तो वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर हैं सबसे ज़्यादा? तो ये मध्य प्रदेश में है, मैं भी बताए हैं मध्य प्रदेश में। एक बताइए कांगेर घाटी कहाँ है? कांगेर घाटी वन, ठीक है, ये कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। नागरहोल कहाँ हम बताए हैं? कर्नाटक में। एक पूछ सकता है कुगती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? कुगती वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य ये पूछ सकता है। तो ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है कुगती। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कुगती, कुगती ऐसे लिखा जाता है, कुगती, कुगती वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक स्थानीय स्थान संभावित स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में रहता है, नेचुरल हैबिटेट में? तो कहाँ पर कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में रहता है? तो वो कौन सा है? अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा यहीं पर, अस्कोट और गंगोत्री। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जानते हैं क्या है? कस्तूरी जो होता है नर में पाया जाता है कि मृग में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट ये है, ये मृग में, नर मृग, मादा या नर, सॉरी, मादा या नर में पाया जाता है, मादा या नर। कस्तूरी मृग कहाँ पाया जाता है? तो नर में सिर्फ होता है, मादा में नहीं पाया। कस्तूरी केवल नर मृग में पाया जाता है, मादा में नहीं। तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। वन्य जीव विहार अवस्थित है, बताइए वन्य जीव जो विहार है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो वन्य जीव विहार आपका कौन सा? चिनार वन्य जीव विहार। ठीक है, तो चिनार वन्य जीव विहार, तभी मैं कहा वन्य जीव विहार कहाँ होगा। तो वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है? ये आपका चिनार, ये यहाँ पर केरला में अवस्थित है। चिनार वन्य जीव अभयारण्य ये केरला में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पर? केरला में। नामदफा बहुत बार से नहीं पढ़े हैं, नामदफा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये हो गया। भारत में वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, अधिक कहाँ पाई जाती है? हाथियों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो हाथियों की संख्या सबसे अधिक काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, काजीरंगा असम में है, यहीं पर सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक अगर पूरा देखा जाए तो वहाँ कर्नाटक आएगा, क्योंकि यहाँ कर्नाटक है नहीं, तो ऑप्शन में हम यही लगाएंगे। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। कर्नाटक में यहाँ पर जो जनगणना हुई थी हाथियों की, यहाँ पर 6049 पाए गए थे। असम में कितने पाए गए थे? 5719। ठीक है, 5719 पाए गए थे। तो 5719, कर्नाटक में 6049। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, लेकिन यहाँ कर्नाटक तो दिया ही नहीं है, तो क्या लगाएंगे? काजीरंगा। ठीक है, जिनमें हाथियों की संख्या, अभयारण्य कौन सा है? ये वही अभयारण्य है। ठीक है, और राज्य पूछे तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है? टॉप स्लिप, टॉप स्लिप क्या होता है? तो उसका नाम ही है एक इंदिरा गांधी, वो जो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में है, याद रखिएगा, तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तमिलनाडु में, कोयम्बटूर जिले में। नाडु में कोयम्बटूर, कोयम्बटूर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं, निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य? तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो होता है वो किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का नहीं है। सिंपल ही क्वेश्चन था। नीलांबुर सिंहभूम मैसूर कमेंगे, ये बताइए इनका लोकेशन, हाथी अभयारण्य लोकेशन कौन सा सही नहीं है? तो इसमें कौन सा आपका सही नहीं है?
तो नीलाम्बूर आपका केरल में पड़ता है, तो एकदम सही है, नीलाम्बूर केरल में। सिंहभूम कहाँ पर पड़ता है? झारखंड में, ये भी आपका सही है। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में, ये भी सही है। कामेंग कहाँ पर है? तो कामेंग आपका अरुणाचल प्रदेश में, न मेघालय में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। क्या है? और अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। तो कामेंग आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कौन सा सही हो जाएगा? सॉरी, ये वाला, ये कामेंग अरुणाचल प्रदेश में है। बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ है? तो बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ पर है? तो बखीरा पश्चिम बिहार आपका, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब ये कहाँ था? बस्ती में था। लेकिन अब इस समय कहाँ पर है बखीरा? संत कबीर नगर जिले में है। लिख देता हूँ, संत कबीर नगर जिले, ठीक है, संत कबीर नगर जिले में है। चलिए थोड़ा सा याद करवा देते हैं, यहाँ जो यूपी के हैं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। नवाबगंज कहाँ है? नवाबगंज पश्चिम बिहार, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में है। ठीक है। बखीरा कहाँ पर है? बखीरा, बखीरा बस्ती में, वो मतलब अभी अभी बताया ना कि बखीरा कहाँ पर है, ये संत कबीर नगर, तो पहले बस्ती दिया था, अब संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। सांडी कहाँ है? सांडी, सांडी भी बहुत पूछा जाता है, तो हरदोई में है, हरदोई में है सांडी। समसपुर बहुत पूछा जाता है, समसपुर, समसपुर कहाँ है? समसपुर रायबरेली में है, रायबरेली में है। समान कहाँ है? समान, तो समान कहाँ है? मैनपुरी, तो मैनपुरी, मैन जो होगा वही समान मान रखेगा। ठीक है, तो समान कहाँ है? मैनपुरी में। ओखला कहाँ है? ओखला, ओखला कहाँ है आपका? ये गौतम बुद्ध नगर में है, तो गौतम बुद्ध नगर, तो ओखला गौतम बुद्ध नगर में। और कौन सा याद करवाते हैं? आपका लाख बेहोशी, लाख बेहोशी अभी आया था, ये था क्वेश्चन, लाख बेहोशी। लाख बेहोशी कहाँ पर है? कन्नौज में है, लाख बेहोशी कन्नौज में है। पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा कहाँ है? पार्वती अर्गा आपका गोंडा में है। कहाँ पर है? गोंडा में है। विजय, याद रखिएगा, विजय सागर, तो विजय सागर कहाँ पर है? हाँ, महोबा में है। महोबा में आपका विजय सागर, महोबा और हमीरपुर, अगर महोबा ना दिया रहे तो हमीरपुर लगाइए, हमीरपुर। हाँ, और कौन सा? सुरह ताल होता है, एक आता है सुरह ताल, सुरह ताल, सुरह ताल कहाँ है? तो बलिया में है। याद रखिए, जब सब पूछा जाएगा सबसे पूर्वी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो बलिया आप बताएंगे, सबसे पूर्वी जिला बलिया बताएंगे। सुर सरोवर, सुर सरोवर, तो सुर सरोवर कहाँ है? आगरा में है। ठीक है, आगरा में सुर सरोवर, ये पश्चिम बिहार हैं आपके। ठीक है, क्या? आगरा। ये जितने पश्चिम बिहार हैं इनको याद कर लीजिएगा। तो कहाँ थे हम? चलते हैं आगे, देखते हैं। बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित? ये तो हो ही गया, बस्ती, या मतलब संत कबीर नगर अब लगाएंगे, संत कबीर नगर। मेरा वीडियो तभी लंबा होता है क्योंकि मैं सोचता हूँ आपको कितना कितना याद करवा दूँ बस, क्योंकि जितना याद करेंगे वही पेपर में काम आएगा। सिर्फ आप एक ही काम करा करिए, इस वीडियो को शेयर करा करिए और लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, क्योंकि आपके लिए मैं 1-1.5 घंटे लगातार बोलता रहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर, भारत सरकार ने जुलाई 2020 में बाघों की जनगणना 2018, अच्छा ये पुराना डाटा है, 2020 का ये डाटा है, तो ये इसमें याद रख लीजिए जो वो क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, ये मेरा मेन पर्पज़ था, कैसे क्वेश्चन पूछा सकता है। तो भारत में बाघों की कुल आबादी का 70% है, लेकिन भारत में लगभग 30% बाघ अभयारण्यों के बाहर रहते हैं। तो इसमें कौन सा सही है? आपका दोनों सही है। ठीक है, तो नया डाटा देख लीजिएगा जो आया है। निम्नलिखित में से कौन बाघ संरक्षित बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? बताइए कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? तो कौन सा है 2 राज्यों में विस्तृत? तो आपका पेंच, इसमें पेंच फंसा रहता है, ऐसे याद कर लीजिए, इसमें पेंच फंसा रहता है, किसके? महाराष्ट्र के बीच और मध्य प्रदेश के बीच, एमपी के बीच और एमएच के बीच मध्य फंसा रहता है। ये कौन सा अभ्यारण्य है आपका? ये पेंच है। तो ठीक है, पेंच अभ्यारण्य। ठीक है, पेंच। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ के आंतरिक क्रांतिक आवास के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है? तो बताइए, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, इसमें किस में कह रहा है? कोर और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में। तो ये कौन सा है? तो आपको पता ही होगा, नागा अर्जुन श्रीशैलम, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है।
नागा अर्जुन श्री शैलम। ठीक है, याद रखिएगा, नागा अर्जुन श्री शैलम। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है। बताइए, भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है सबसे बड़ा बाघ आवास, नागार्जुन श्री शैलम। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास ये आंध्र प्रदेश में। वही क्वेश्चन है क्या? अच्छा, वही क्वेश्चन, डबल नहीं, वही क्वेश्चन नहीं है। ये यूपी पीसीएस मेंस जीएस 2011 में आया है। अब ये कहाँ पे आया है? यूपी एलडीए 2010 में आया है मेंस, क्या रिपीट किया है वही। बाघों का रिजर्व क्षेत्र सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो बताइए, सरिस्का हम बताए थे, सरिस्का कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? ये राजस्थान में है सरिस्का। राजस्थान के किस जिले में? अलवर जिले में। याद रखिएगा, अलवर जिले में आपका सरिस्का है। कहाँ पर? अलवर जिले में। उत्तर प्रदेश में कौन सा है ये आपका टाइगर रिजर्व? दुधवा। याद रखिएगा, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। उत्तराखंड में कौन है? जिम कार्बेट। जिम कार्बेट। मध्य प्रदेश में आपका अभी हम बताए थे पेंच टाइगर, बहुत है लेकिन पेंच टाइगर रिजर्व याद रखिए, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में पड़ता है। यह वंशधारा और सुड़रेखा नदियों के डेल्टा पर स्थित है। तो भितरकनिका गरान के संबंध में, मतलब भितरकनिका के संबंध में आपको बताना है कौन सा आपका कथन सही है। तो कह रहे हैं यह वंशधारा और सुड़रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। तो भितरकनिका पहले ही गलत हो गया कि पश्चिम बंगाल में, जहाँ दो है वहाँ काट ही दीजिए, यहाँ काट दीजिए और यहाँ काट दीजिए, अब बचा ये और ये। अब पहले ये देखिए कहाँ है वंशधारा, तो ये याद रखिएगा ब्राह्मणी। भितरकनिका आपका वंशधारा नहीं है सुड़रेखा, ये आपका ब्राह्मणी और बैतरणी नदी, ठीक है, जो इस और जो महानदी है उसके डेल्टा में है। तो कौन सी मेन नदी होती है? ब्राह्मणी। ब्राह्मणी और बैतरणी। बैतरणी ये नदी अगर होती तब आपका सही होता। तो यह ब्राह्मणी और बैतरणी के मध्य, नदियों के मध्य मैदान, वो महानदी जो डेल्टा है वहाँ पर स्थित है ये भितरकनिका। तो ठीक है, ये गलत है, तो आपका ये भी गलत हो गया। तो नाइदर वन नाइदर टू। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए, इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कह रहे हैं गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर। कह रहे हैं गंगा डॉल्फिन सेंचुरी ये संत कबीर नगर, तो ये आपका गलत है। तो ये आपका संत कबीर नगर नहीं, ये बिहार में है। कहाँ पर? सुल्तानगंज भागलपुर जिला है एक, भागलपुर। तो भागलपुर जिला यहीं पर है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान ये बरेली में कह रहा है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये एकदम सही है। बर्ड सेंचुरी भरतपुर, पक्षी सेंचुरी भरतपुर में, हाँ पक्षी सेंचुरी भरतपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल ये भी सही है। तो आपका पहला वाला गलत था, ठीक है, पहला वाला यहाँ पर आपका ये गलत था। ये कहाँ पर है? भागलपुर में। इसका नाम क्या है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में है, ठीक है। सुल्तानगंज एक स्थान वहीं है। यहाँ देखिए बुक्सा, तो बुक्सा कहाँ हम बताए थे? बुक्सा आपका वहाँ बताए थे ना, पश्चिम बंगाल में ही तो बुक्सा बताए थे। तो ये कहाँ आपका बिहार में दे दिया, तो यही आपका गलत है, तो यही आपका गलत है। दफ़ा करें कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यही सुमेलित नहीं है। दफ़ा आपका कहाँ पर है? तो दम्फा। दम्फा, दम्फा कहाँ है? मिजोरम में। तो ये भी आपका सही है, दम्फा मिजोरम में है। नामेरी कहाँ है? तो नामेरी असम में है, एकदम याद रखिएगा। नाम दफ़ा कहाँ है? तो नाम दफ़ा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नाम दफ़ा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, ये बताना है। तो ये कहाँ पर है संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र? ये गोवा में है, ठीक है। कौन सा? एक गोवा का द्वीप है, कौन सा द्वीप है? चोराव द्वीप। चोराव द्वीप ये संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। चोराव याद, चोरमतराव है, चोराव द्वीप ऐसे याद रखिए। चोराव द्वीप ये संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर?
गोवा में। कब से? 1927 के अंतर्गत इसको संरक्षित किया गया, मतलब भारतीय वन अधिनियम जो होता है उसके। तो चौराव द्वीप में है गोवा संरक्षित, गोवा में है संरक्षित क्षेत्र। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कामेंग हाथी रिजर्व है? कामेंग हाथी, अभी कामेंग तो हम पढ़े ही थे कि कामेंग कहाँ है आपका, तो कामेंग कहाँ है? तो कामेंग आपका अरुणाचल प्रदेश में हम पढ़े हैं। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में पढ़े हैं। कुछ याद रख लीजिए, मतलब जो आपका पूछ सकता है तो याद रखिएगा। लेमरू हाथी रिजर्व कहाँ है? पूछ सकता है। लेमरू हाथी रिजर्व इम्पॉर्टेंट है। लेमरू हाथी रिजर्व, तो लेमरू हाथी रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। वायनाड, याद रखिए, वायनाड हाथी रिजर्व, हाथी रिजर्व, तो वायनाड हाथी रिजर्व कहाँ है? केरल में, ठीक है। नीलाम्बुर, नीलाम्बुर ये हाथी रिजर्व कहाँ है? तो ये आपका नीलाम्बुर हाथी रिजर्व केरला में, ये भी है, केरला में है। और कौन सा है? पेरियार तो केरला में जानते हैं। काजीरंगा जानते हैं। एक याद रखिएगा, सोनितपुर, काजीरंगा तो असम में है। सोनितपुर, सोनितपुर कहाँ हाथी रिजर्व? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में ये है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश एवं असम दोनों जगह। जैसे पेंच, जो जहाँ पेंच फंसा है, इसका भी अरुणाचल प्रदेश और असम में पेंच फंसा है। मयूर झरना हाथी रिजर्व कहाँ है? मयूर झरना, तो मयूर झरना, तो मयूर झरना हाथी रिजर्व, हाथी रिजर्व ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो याद रखें, लेमरू छत्तीसगढ़ में, वायनाड केरल, नीलाम्बुर केरल, सोनीपुर अरुणाचल प्रदेश और ये असम में, मयूर झरना ये पश्चिम बंगाल में है। कामेंग हाथी ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेपाल एवं भारत में वन्य जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेब नामक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेब का उद्देश्य क्या है? क्या सेब का उद्देश्य क्या संरक्षण करना है? तो याद रखिएगा, ये गिद्ध से है, ठीक है, गिद्ध से है। क्यों? अब चीता भी, सेब टाइगर आता है ना, उससे मत याद रखिएगा, नहीं तो आप उसी से। सेब क्या होता है? सेब का फुल फॉर्म याद रखिएगा, SAVE। सेब का क्या होता है? सेविंग एशिया का, एशिया, ठीक है, सेविंग एशियाज वल्चर, वल्चर फ्रॉम एक्सटेंशन, ये इसका फुल फॉर्म हो, सेविंग एशिया वल्चर फ्रॉम एक्सटेंशन, ये सेब होता है इसका फुल फॉर्म। तो सेब किसका होता है? ये आपका गिद्ध से, ये ना चीता लगा दे, क्योंकि सेब टाइगर का वो एक प्रचार भी आता है TV पे, ठीक है, तो इससे आप वल्चर से लगाइएगा। यहाँ देखिए, बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर जो वन्यजीव संरक्षण का एक सघन प्रयास है का भारत में शुभारंभ किया गया। तो बताइए, भारत में शुभारंभ कब किया गया? ये तो 1973 में। क्या 1973 में? अगर आपको एक चीज़ बता रहा, अगर आपको याद करना हो कोई सब्जेक्ट, तो जो जो मैं पढ़ाता हूँ मैं याद ही करवा देता हूँ। जब याद करना हो तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको याद। अगर आपको पुराना पेपर देखना हो तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, क्योंकि हम पुराना पेपर ही ज़्यादा सॉल्व करवाते हैं। तो हम, क्योंकि मैं उसी पर विश्वास रखता हूँ, वही आपका सिलेक्शन करवाएगा, पुराना पेपर ही। तो आप किस पर? ये पुराने पेपर पे अगर कोई सब्जेक्ट याद करना हो तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, क्योंकि आपको सब कुछ याद करवाया जाता है। 5 बार, 10 बार, 50 बार में याद जाइए। बायोलॉजी देखिए कितनी बार मैं लिख के याद करवा दिया हूँ सब कुछ। हिंदी देखिए, हिंदी पूरा घटना चक्र मैंने वो पूर्वावलोकन ख़त्म कर दिया है। एक एक वर्ड को 10-10 बार मैं लिखा हूँ, आपको याद ही हो जाएगा अगर पढ़ लेंगे। रामसर कन्वेंशन संबंधित है, तो रामसर सम्मेलन संबंधित किससे है? तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है आपका, आर्द्रभूमि से। कन्वेंशन कब शुरू हुआ था? 1971 में। रामसर एक स्थान है ईरान का, तो रामसर एक स्थान है किसका? ईरान का। वहीं से जब ये शुरू हुआ तो इसीलिए इसका रामसर साइट कन्वेंशन ये सब पड़ गया। आर्द्रभूमि संरक्षण से रिलेटेड है। रामसर संबंधित है तो किससे? आर्द्रभूमि संरक्षण से। कौन सा रामसर आर्द्रभूमि भारत के किसी राज्य में स्थित है? कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है?
तो ये बताना है भारत के किसी राज्य में स्थित है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन घुमाने वाले पूछ सकते हैं आपका, ठीक है, ये घुमाने वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अब देखिए ये बुलर आपका झील है, ये तसो मुरारी झील है, और ये हुकेरा, ये राज्य में नहीं है, ये यूटी में है, ठीक है, यूटी में। 19 के बाद यूटी बन गया ये सब, तो 21 में क्वेश्चन पूछ लिए, कहें अब ऐसे क्वेश्चन ही बना देते हैं, ठीक है। तो ये यूटी में है कौन, तसो मुरारी, बुलर और हुकेरा। पॉइंट कैदिमर वन्यजीव अब पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है, ये रामसर साइड है, ठीक है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपका बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो पॉइंट कैलिमर वन्यजीव पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ये वाला बताइए, भितरकनिका, षष्ठ मुकोटा, कोटा, कंजली और दीपोर बिल। तो दीपोर बिल कहाँ है, तो दीपोर बिल आपका असम में है, दीपोर बिल असम में है, याद रखिए। नीचे से चलते हैं, दीपोर। कंजली कहाँ पर है, दीपोर बिल तो बता दिए, कंजली कहाँ है, तो कंजली आपका पंजाब में है। तो जा पंजाब में आ रहा है, ऐसे याद कर लीजिए, कंजली जा आ रहा है और जा बीच में दोनों आ रहा है, जा यहाँ भी है, जा यहाँ भी है। तो ऐसे याद, जब वहाँ आएगा कंजली तो जा देख के लगा दीजिएगा, कंजली पंजाब। दीपोर बिल उड़ीसा में है। और सष्टम कोटा, सष्टम कोटा कहाँ है, तो सष्टम कोटा केरला में है, केरला में। भितरकनिका तो जानते ही हैं होंगे, ये मैं दीपोर बिल असम में है ना, ये मैं यहाँ उड़ीसा लगा रहा हूँ, ये असम में, ठीक है। ऐसे ऐसे कभी कई गलतियाँ हो जाती है, बोलते कुछ हैं लगाते कुछ हैं। तो ये असम में है, और ये क्या है, सष्टम कोटा केरल में, भितरकनिका उड़ीसा में है। तो ये तो पहले से ही पता होगा, भितरकनिका उड़ीसा में है, तो अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया है वो है। तो ये मतलब मेरे ख्याल से ये उस समय का करंट का क्वेश्चन रहा होगा, तो इसीलिए मैं ले लिया कि हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन बन जाए। तो 1 और 2 और 4, तो 1 2 4 ये है आपका सही आंसर है, ठीक है, 1 2 4 भोज, सुखना, पिचोला, ठीक है। तो देख लीजिएगा ऐसे, ये मतलब याद ना रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, मेरा कहने का मतलब ये है। भोज कहाँ है, मध्य प्रदेश में, सुखना चंडीगढ़ में है, पिचोला राजस्थान में है। ये क्या है, प्रदूषण नियंत्रण और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया है वो क्या है, तो भोज को मध्य प्रदेश में, और ये सुखना को चंडीगढ़, पिचोला राजस्थान में। देख देखते हैं, कह रहा EPFO 2021 में आया है। भारत रामसर कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है, कह रहे हैं भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाँ, इतनी इतनी बड़ी संस्था है तो हम सब हस्ताक्षर करेंगे ही। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है, तो ये भी सही है, हाँ यह आर्द्रभूमि संरक्षण से ही संबंधित है। कह रहे हैं भारत में 76 रामसर स्थल हैं, नहीं भारत में अभी कितने 75 ही हैं, 76 नहीं है, 75 रामसर स्थल हैं, जो कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हैं। तमिलनाडु के बाद अपने उत्तर प्रदेश में हैं, तो तमिलनाडु पहले आएगा फिर उत्तर प्रदेश में है। तो ये तीसरा गलत है, 1 2। 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, हमारा 89 90 क्वेश्चन ये है, 10 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद 90 क्वेश्चन और बचेगा। 90 क्वेश्चन को फिर अगले दिन आपको तीसरे पार्ट में आ जाएगा। तो तीनों पार्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, तीनों आप देख लीजिए, चाहे वैसे मैराथन में देखिए, चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा वैसे देखिए, बात तो एक ही है, ठीक है। अब 5-6 घंटे का एक ही साथ बनाने का मतलब नहीं रह जाता। टम्बको, टम्बाओ और कोराडी, अंशुपा, यारल पट्ट, ये कहाँ पर है, तो ये भी आपका UPSC आश्रम पद्धति और पेपर जो होता है उसमें आया है, ठीक है। इसी तरह मैं पढ़ाना चाहता हूँ, जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ाने से आपका कुछ होगा। अभी मैं ABCD बता देता तो वैसे बुक लेकर आप भी ABCD कर लेते हैं, यहाँ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो उसमें आपको कुछ याद ही नहीं होगा, अगर मैं ABCD कर लेता, इसका A, इसका B, इसका C, तो ऐसे अगर पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा काफ़ी समय तक। तो टम्बाओ, तो ये बताइए टम्बाओ क्या है, कहाँ पे है, ये टम्बाओ आर्द्रभूमि है, सिक्किम में है, याद रखिएगा टम्बाओ सिक्किम में है। कोराडी कहाँ पर है, कोराडी, तो कोराडी आपका महाराष्ट्र में है, तो कोराडी महाराष्ट्र में है। अंशुपा, अंशुपा बहुत बार पूछा गया है, कहाँ पर है,
अंशुमा उड़ीसा में है, अंशुमा उड़ीसा में है। यारपट्ट कहाँ पर है? तो यारपट्ट आपका मणिपुर में है। तो यारलपट्ट मणिपुर में है, याद रखिएगा, यारलपट्ट मणिपुर में। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा? ए का तीसरा, ए का तीसरा कहीं है? एक ही में है, देखिए इसमें सी ही सही हो जाएगा। चलिए, यह प्रदेश की, ये किसकी बात कर रहे हैं? सुर सरोवर की बात कर रहे हैं कि सुर सरोवर के बारे में कौन सा कथन सही है। यह प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। तो सुर सरोवर हम कहाँ बताए हैं? आगरा में बताए ना। तो सुर सरोवर, तो कैसे याद रखेंगे? सुर सरोवर, तो याद रखिएगा सबका सुर एक ही साथ मिलता है, तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सुर जब मिलेगा तभी तो ताजमहल देखने जाएंगे। तो वो देखा नहीं जाता कि हिंदू का ये है या मुस्लिम का, वो सभी लोग जाते हैं क्योंकि सबका सुर मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। सुर सरोवर कहाँ है? आगरा में, आगरा में ही ताजमहल है। तो ऐसे याद कर दीजिए, सुर सरोवर आगरा में है। सुर सबका मिला, चाहे हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सब भाई भाई हैं, सब जाते हैं आगरा ताजमहल देखने। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। तो क्या है? सुर सरोवर कहाँ पर है? आगरा में है। दूसरा क्या है? इट इज़ मैन मेड रिजर्वायर, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो कहने यह मानव निर्मित जलाशय है, तो हाँ, यह मानव निर्मित एक जलाशय है। ये रामसर स्थल में शामिल है, आर्द्रभूमि में शामिल है। तो ये दूसरा आपका सही हो जाएगा। ये वाला आपका गलत है, लखीमपुर खीरी में नहीं है। ठीक है, लखीमपुर खीरी में नहीं है। किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? बताइए, किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? ये यहाँ मतलब जो जो हैं उनको उनको दर्जा प्राप्त है। तो कौन कौन से हैं वो? तो आपका सभी को रामसर का, चिल्का को भी आपका दर्जा प्राप्त है। लोकटक कहाँ? मणिपुर में, मणिपुर। चिल्का उड़ीसा में है। केवला देव, केवला देव कहाँ पर है? तो केवला देव आपका पश्चिम बिहार भी है और बुलर झील भी है। ठीक है, तो केवला देव आपका कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। बुलर झील कहाँ? बुलर लेक जम्मू कश्मीर में। तो याद रखिएगा, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बुलर कहाँ पर है? ये मतलब श्रीनगर है ना, बुलर झील वहीं पे। तो ये आपका रामसर स्थल का दर्जा किसको प्राप्त है? तो सबको प्राप्त है। एक डल आता है, डल झील, तो डल झील को रामसर का दर्जा नहीं प्राप्त है, ये याद रखिएगा। नहीं तो आप डल झील भी लगा दीजिए। तो बुलर को प्राप्त है रामसर का, लेकिन डल झील को नहीं है। यहाँ सभी हो जाएगा। यहाँ पर पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन के रूप में किस हेतु उपयोग होती है? ठीक है, तो पर ये मतलब कह रहे हैं एन इकोसिस्टम वेटलैंड यूजफुल फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये किस रूप में उपयोग होती है, इसको आपको बताना है। तो किस रूप में उपयोग होती है? ये सभी के लिए उपयुक्त होती है। देखिए, फॉर न्यूट्रिएंट रिकवरी ऑफ साइकिलिंग, पोषक पुनर्वृत्ति की चक्रण हेतु सही है। पौधे द्वारा अवशोषण माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों को गादीकरण कम करने हेतु। ये सभी आर्द्रभूमि का ये सभी उपयोग होता है। यहाँ देखिए RO 2021 में क्वेश्चन आया है, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है? जैव विविधता हॉट स्पॉट आप किसको मानेंगे? तो जैव विविधता हॉट स्पॉट किसको मानेंगे? तो ये पश्चिमी घाट को मानेंगे। ठीक, पश्चिमी घाट को। देखिए, भारत में जो जैव विविधता हॉट स्पॉट है 4 क्षेत्रों में विभक्त है। पहला कौन सा है? हिमालय क्षेत्र। जैसे मान लीजिए ये आपका इंडिया है, तो मैं बना देता हूँ एक इंडिया अपना प्यारा मैप। तो ये आपका सही तो बन नहीं पाएगा, ये ऐसे ऐसे करके देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ये मान लीजिए ये आपका प्यारा भारत इंडिया है। अब इसको क्या करना है? इसमें आपको बताना है जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन सा है। तो एक आपका कौन सा है? हिमालय का क्षेत्र है। हिमालय का ये आपका क्षेत्र है। इसमें कौन सा आ जाता है? जो ये पाकिस्तान, ये पूरा ले लेते हैं, ये सब आ जाता है। एक इंडो बर्मा, ठीक है, तो इंडो और बर्मा, इंडोनेशिया और बर्मा क्षेत्र जो भारत और म्यांमार, तो इस साइड में जाता है। ठीक है, ये भी आपका जैव विविधता क्षेत्र। सुंडालैंड, सुंडालैंड में कौन जाता है? अंडमान निकोबार, सिंगापुर, फिलीपींस है। तो ये आपके सुंडालैंड में जाते हैं। और ये एक पश्चिमी घाट और श्रीलंका, तो ये पश्चिमी घाट श्रीलंका ये वाला जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से? हिमालय क्षेत्र हो जाता है, हिमालय क्षेत्र हो जाता है,
इंडो बर्मा उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र, इंडो बर्मा ये आपका इंडिया और बर्मा मतलब ये हिमालय, इंडो बर्मा हिमालय इंडो बर्मा हुआ। सुंडालैंड होगा, सुंडालैंड में कौन जाता है, सुंडालैंड में ये अंडमान निकोबार वाला है, और जो ये इंडोनेशिया मलेशिया सिंगापुर ये सब क्षेत्र आ जाते हैं। तो सुंडालैंड इसको सिर्फ पूरा मिला के सुंडालैंड बोला जाता है। और एक पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट में कौन आता है, श्रीलंका और भारत का जो पश्चिमी घाट है ये सब आता है। पश्चिमी घाट तो ये आपका पश्चिमी घाट, तो ये हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, पश्चिमी घाट ये चार बहुत मेन क्षेत्रों में विभक्त हैं जो भारत के जैव विविधता को प्रदर्शित करते हैं। तो ये वेस्टर्न घाट। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉट स्पॉट है, तो कौन सा जैव विविधता हॉट स्पॉट है आपको ये बताना है। तो ये कौन सा, भारत म्यांमार का क्षेत्र, ठीक है। तो वही हम बताएं जो ये है वो उसको कौन कहा जाता है, इंडो बर्मा वाला क्षेत्र, इंडो और बर्मा उसको भारत म्यांमार को बर्मा पहले कहा जाता ना, तो यही वाला क्षेत्र है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट हैं, भारत में जो पाए जाने वाले हॉट स्पॉट कौन से हैं, तो भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट हैं ये आपका विंध्यन, अभी हम बताएं विंध्यन पर्वत श्रेणी बताए ही नहीं है, यहाँ पूर्वी घाट बताए नहीं, पश्चिमी घाट बताए हैं, ये पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट ये तो बताएं, शिवालिक बताए नहीं, पूर्वी घाट देखिए आ गया, पूर्वी हिमालय श्रृंखला ये पूर्वी हिमालय नहीं, तो ये जो अपना भारत है ये वाला इस समय इंडो बर्मा वाला, और पश्चिमी घाट जो पश्चिमी घाट ये वाला क्षेत्र है। तो इसी में तो आ रहा है, देखिए कहाँ कहाँ आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो वो वाला अगर कॉन्सेप्ट ऊपर वाला समझ गए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कहाँ 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 पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट, ठीक है। तो पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पूर्वी घाट मत समझिएगा, पूर्वी घाट और पूर्वी हिमालय में अंतर है। एक बार मैं मैप को फिर से डिनोट करके कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ रहा है, ठीक है। सही से नहीं बन पा रहा, देखिए ऐसे करके ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ये है तो ये हम इसमें क्या कहते हैं, एक हिमालय क्षेत्र पूरा आ जाता है, एक हिमालय यहाँ लिख दीजिए हिमालय, एक क्या इंडो बर्मा आ जाता है, इंडो बर्मा ये जैव विविधता क्षेत्र में बता रहा हूँ। एक यहाँ सुंडालैंड ये जो यहाँ पर मैं ये सर्कल कर रहा हूँ ये आपका पूरा इंडिया है, इंडोनेशिया है, मतलब जब जैव विविधता है तो उसमें सब कुछ लिया जाता है। तो ये सब आपका ये है, तो इंडो सुंडालैंड इसको बोलेंगे, सुंडालैंड। और एक ये होता है ये श्रीलंका और पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट और श्रीलंका, तो यहाँ पूर्वी घाट आया कहीं, पूर्वी घाट ही नहीं है। तो ये आपका कौन सा, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, ये देखिए हिमालय पूर्वी हिमालय का रहा है, ये पूर्वी हिमालय वाला श्रृंखला का रहा है, मतलब इसी सब पे पूछा है। तो पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पूर्वी हिमालय लिख दीजिए नहीं पश्चिमी का, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, इंडो बर्मा, सुंडालैंड और श्रीलंका पश्चिमी घाट ये चार हॉट मतलब जैव विविधता है, हॉट स्पॉट हैं भारत में मेनली, ठीक है। तो यहाँ कौन सा आपका लगा दिए, तो हाँ ये वाला सही है सी। यहाँ देखिए कितना क्वेश्चन, 93 क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व, मतलब उस समय का ये करंट का क्वेश्चन है, तो मेरा सिर्फ एक ही पर्पज था लाने का कि आपको पता चल पाए किस प्रकार से करंट के क्वेश्चन आपके बने हैं पेपर में। तो ये कौन सा है 2016 में किसको दिया गया था ये दर्जा, तो ये काजीरंगा में, याद रखिएगा, वो सॉरी कंचनजंगा में, काजीरंगा कंचनजंगा में कन्फ्यूज मत होइएगा। जैसे मैं अभी बोल दिया काजीरंगा, काजीरंगा असम में है, असम में है, ये गैंडों के लिए, एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। और कंचनजंगा आपका ये सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में है राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है और काजीरंगा आपका असम में है, ठीक है। इसको 2016 में दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित झीलों में कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल है, तो मतलब कौन सी झीलों में जो विश्व धरोहर स्थल है वो कौन सा है, तो याद रखिए क्रोएशिया का ROARO 2014 में आया है, क्रोएशिया का पिटलविस झील, ठीक है। तो ये क्यों है, तो यूनेस्को द्वारा इसको 1979 में विश्व धरोहर में घोषित किया गया, क्रोएशिया का पिलिटविस झील। तो यारो ने लोक सेवा आयोग ने कहा एक पूरा
140 क्वेश्चन ये सब ना कर पाए, तो यही कोलोसिया की झील दे दी। हो सकता है उस समय कोई मतलब ये खबरों में रहा होगा, क्रोएशिया की पिटुलिस झील, तभी दिए हैं, वैसे नहीं देंगे, कुछ खबरों में रहा होगा उस समय क्रोएशिया की पिटुलिस झील। निम्नलिखित में कौन सा एक विश्व धरोहर है, बताइए कौन सा एक विश्व धरोहर है। तो कौन सा विश्व धरोहर है, नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र आपका विश्व धरोहर है। कब दिया गया विश्व धरोहर को, ये 1988 में इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। कब, 1988 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। 99 100, ये देखिए यहीं पर मैं देखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यह विश्व हरित गृह गैस में भारत का अधिभाग है। तो ये 2005 का क्वेश्चन है। अब ये आपके लिए मैटर नहीं, इसका आप नया डाटा देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो पुराने वो है। तो पहले तो 5% था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में लगभग 7% हो गया है, ठीक है। ये 7% अब प्रेजेंट टाइम में हो गया है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका विश्व हरित गृह भारत का अधिभाग सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा चीन है। चीन का कितना है, 32%, याद रखिएगा 32.9। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ग्रीन हाउस कितना जाए कितना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद अमेरिका का 12.6% है, ठीक है। अमेरिका का बहुत कम है चीन से, ठीक है, ये याद रखिएगा, नहीं तो कभी चीन नहीं, आप अमेरिका ही आपके दिमाग में आ जाए। पहला चीन है, दूसरा अमेरिका है, तीसरा भारत है, तीसरे पे ही हम ही हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैस मतलब उत्सर्जन करने में, तो ये अब देखिए यहाँ पर ये आपका 101 क्वेश्चन से हम 191 क्वेश्चन है। इस 191 क्वेश्चन इसको कल वाले वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर आप भी बोरिंग लगेगा आपको भी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दिया रहेगा, जैसे मन के वैसे आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।